अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। और अभी इस वक्त मैच की मैं बात करूं तो मैच जो है वो जारी है। इट इज सुपर सैटरडे टुडे बिकॉज इट्स अ डबल हेडर इन एचपीएल पीएसएल 7 और अभी मुकाबला चल रहा है, जोरों शोरों का मुकाबला। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड, ऐसी फॉर्मिडेबल टीम है। सो लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड तो एक तरफ लड़ रहे हैं मैदान में, दूसरी तरफ कल क्या क्या हुआ, कराची की टीम ने क्या किया और क्या नहीं किया, सारी डिस्कशन यहाँ पे होने वाली है। और उसके बाद एक स्पेशल मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स से, उनसे भी डिस्कशन करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। मोहम्मद हसनैन के बारे में बड़ी डिटेल डिस्कशन करनी है। सो मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं, मैं हूँ अदील अजहर। गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम आप सबको। एंड इंडीड जैसे कि सवेरा ने बताया, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो अब खेल रही है ना, दिस टीम इज प्लेइंग विद अ लॉट ऑफ एनर्जी और इसमें उनका लाहौर कलंदर के साथ जो मैच जारी है। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड एक मॉडरेट टोटल चेस कर रही है एंड दे आर प्रीटी मच ऑन कोर्स राइट नाउ। रिमेंबर दिस इज वन टीम दैट बैट्स रियली डीप। मैं अभी इनकी बैटिंग लाइनअप देख रहा था। हसन अली इज कमिंग एट नंबर 10। सो अभी उनको मैच जीतने के लिए 86 रन चाहिए 60 गेंदों पे। एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड मुल्तान सुल्तान कोई अलग ही लीग खेल रहे हैं भाई इस वक्त। ऐसा लग रहा है बिल्कुल एक पीएसएल जो है वो अलग चल रही है और दूसरी एक पीएसएल अलग चल रही है, जहां ऊपर जो है वो मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड हैं और फिर बाकी के नीचे शायद पेशावर ज़ल्मी थोड़ा सा कुछ उनमें बीच में आके कुछ कर दे, वरना तो ये एक लॉट नीचे तीन अलग खेल रहे हैं, इस तरह का मुकाबला है ना। आपने जिस तरह बात की कि हसन अली जो हैं वो 10वें नंबर पे आते हैं और वो तो आपको पता ही है उनकी बैटिंग के शाहकार कैसे शाहकार हैं। दो के आई वुड से कि बॉलिंग में हसन अली को थोड़ा सा फोकस फिर से अपना वापस लाना पड़ेगा बिकॉज हसन स्पॉट ऑन बॉलिंग उस तरह बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ही इज टोटली ऑफ कलर इस पीएसएल में। सो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, खैर ये मैच तो सब जारी है, उस पर और भी डिस्कशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस शो पे होती रहेगी। बट कल क्या हुआ, कल कराची किंग्स की मैं बात करूं तो कराची किंग्स, मैं बार बार यही बात करती हूँ, ऐसी पाकिस्तान की टीम लग रही है जो कि 2 साल पहले थी कि जहां अकेला बाबर एक एंड पे खड़ा रहता था और इंतजार करता रहता था कि कब मेरा कोई साथी आएगा और मेरे साथ संभालेगा इस टीम का बेड़ा। मगर अकेला जो बेड़ा संभालते हैं वो बाबर आजम को संभालना पड़ता है। समझ नहीं आता कि उनको उनके स्लो स्ट्राइक रेट की वजह से क्रिटिसाइज किया जाए या जो उनके साथी दूसरे एंड पे आउट होते जा रहे हैं उसकी वजह से। अदील क्या हुआ कल, हाल अहवाल ये तो बताएं। बिल्कुल जी, आपको बताते हैं कि आई मीन कराची ऑफ कोर्स वन द टॉस और जो कि एक सिलसिला चलता आ रहा है। उन्होंने पहले खेलने की दावत दी, ज़ल्मी को 173 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर। शोएब मलिक, हजरतुल्लाह जज़ाई और बेन कटिंग्स की कंट्रीब्यूशन थी। एक मॉडरेट टोटल इस विकेट पे जिस तरह के रन्स बनते आ रहे हैं, 174 वाज द टोटल जो कराची को चाहिए होगा इस मैच को जीतने के लिए या चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उनकी बैटिंग शुरू हुई तो शुरू में उनको नुकसान उठाना पड़ा। शर्जील खान जो इस बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं वो 0 पर आउट हुए, साहिबजादा फरहान 0 पर आउट हुए। एक तरफ से बाबर जो हैं वो संभाले हुए थे विकेट, इयन कॉकबिन ने जो है वो कुछ रन स्कोर किए, लेकिन आफ्टर दैट वो कहते हैं ना कि इन द फाइनल 3 ओवर्स आई थिंक दे नीडेड अराउंड 46-47 रन, सो दे लेफ्ट इट टू लेट फॉर द फाइनल चार्ज। बाबर आजम ने कुछ चौके आई थिंक आखिरी 4 बॉलों पे, आखिरी 3 बॉलों पे उन्होंने 3 चौके लगाए जिसकी बदौलत वो 90 रन पे पहुंचे इस टूर्नामेंट में। उनका अब तक का हाईएस्ट टोटल 63 गेंदों पे। इयन कॉकबिन ने कुछ अपने जो है वो ज़रूर टैलेंट के बारे में ज़रूर बताया। ही कैन बी यूज़फुल फॉर कराची। 19 गेंदों पे 31 रन। आमिर यामीन ने 20 रन बनाए, 3 विकेटें हासिल की मोहम्मद उमर ने। तो पेशावर ज़ल्मी वन दैट गेम बाय 9 रन। और बताते आपको ये चलेंगे कराची किंग्स हैज़ लॉस्ट 4 आउट ऑफ द 4 गेम्स और अब तक सवेरा पाकिस्तान सुपर लीग में कोई भी टीम अपने जो पहले 4 मैचेस आ रही है दे हैव नेवर क्वालिफाइड फॉर द प्ले ऑफ। सो कराची किंग्स अगर यहाँ से प्ले ऑफ के लिए अपना चार्ज स्टार्ट करता है सो दे विल बी राइटिंग अ न्यू हिस्ट्री। बिल्कुल, और क्या टर्न अराउंड कर सकेगा कराची किंग्स या नहीं, क्या पता। नेशनल स्टेडियम कराची इतना कराची किंग्स को सूट नहीं कर रहा है, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर जो है वो सूट कर जाए, वो पता नहीं। उम्मीद पे दुनिया कायम है और एज अ कराची आई थोड़ी सी उम्मीद कहीं ना कहीं तो ढूंढनी पड़ेगी इस पीएसएल 7 को एटलीस्ट हमारे लिए थोड़ा सा लाइव रखने के लिए। बट नहीं, बाकी सारी टीम्स भी हमारी हैं और इस वक्त जो हमारा सपोर्ट है वो मुझे लगता है कि जिस तरह मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट टिल्ट होता जा रहा है उस तरफ जिस तरह वो परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। बट देन हम जब कराची की बात करते हैं अदील, ये मसला बार बार आ रहा है। आप मतलब एंड यू टॉक अबाउट देयर बैटिंग कोलैप्सेस आपको दिख रहे हैं। मोहम्मद नबी हैज़ बीन अ डिसअपॉइंटमेंट ऑल टुगेदर। कहीं वो ठीक है इकोनॉमिकल बॉलिंग करने में वो कामयाब जरूर हो रहे हैं, तो वो बैटिंग में कहीं ना कहीं कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। एंड फिर बॉलिंग भी
मतलब कहते हैं ना जब गलत होता है तो हुए ही चले जा रहा है। मोहम्मद आमिर निकल गए स्क्वाड से, इलियास जिन्होंने शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग की, दो के अच्छी बॉलिंग करके भी एक ही ओवर खिलाया गया था उनको, अगला नहीं खिलाया गया था, वो भी हट गए। शिनवारी अब आएंगे, शिनवारी कैसा खेलेंगे, क्या होगा, मगर कराची किंग्स के लिए कुछ सही होता हुआ नहीं देखा। बिल्कुल, देखिए शिनवारी भी हिट और मिस किस्म के बॉलर होते हैं, कभी विकेटें लेने पे आते हैं तो 5-5 विकेटें निकाल लेते हैं, लेकिन जब थोड़ी सी पटाई लगनी शुरू होती है तो हमने देखा है कि शिनवारी हैज़ गिवन सम वेरी वेरी एक्सपेंसिव स्पेल, ना सिर्फ PSL में बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। और जहाँ तक देखें एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर सवेरा हम मिस कर रहे हैं, देखिए कराची किंग्स के कॉम्बिनेशन के हवाले से हम डे 1 से ये बात कर रहे थे कि यार ये एक वीक टीम है, ख़ासतौर से इनकी बॉलिंग विदाउट दीज 2 इंपॉर्टेंट बॉलर्स अब तो खैर बहुत ही मुश्किल में आ गए हैं। लेकिन आई थिंक इमाद वसीम का रन स्कोर ना करना ये भी एक बहुत क्रिटिकल बात है। इमाद थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया करते थे। मैं देख रहा था आमिर यामीन के लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी ये जो PSL चल रहा है, बिकॉज इनको एक तो तवातुर के साथ मैचेस खेलने को मिल रहे हैं, दूसरा ये इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे इंपॉर्टेंट टाइम्स पे खेलने आ रहे हैं, वहाँ से ही कैन लीड द चार्ज एंड कैन विन द गेम, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस तरह कंट्रीब्यूट कर नहीं पा रहे हैं। सो कराची एंड मोहम्मद नबी का तो आपने बता ही दिया, वी ऑल एक्सपेक्टेड। पहले मोहम्मद नबी PSL में अच्छा कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए परफॉर्म उन्होंने किया है, बट कराची किंग्स में वो भी ग्रूव में नज़र नहीं आते। विक्ट्री कैन बी कंटेजियस, विक्ट्री कैन रियली क्रिएट अ डिफरेंट एनवायरनमेंट इन योर ड्रेसिंग रूम्स एंड ऑल। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो फुटेज आ रही है हम देख रहे हैं, वो हुरैरा टीम से बात कर रहे हैं, वो सच अ ब्यूटीफुल वीडियो जो आपने देखी होगी। अभी वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो फतह होती है ना, वो एक अलग ही पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह हम देखते थे, एंड आई कैन इमेजिन एंड आई थिंक वी कैन ऑल इमेजिन कि कराची किंग्स के ड्रेसिंग रूम की क्या सूरत हाल होगी, वहाँ पे किस लेवल का डिप्रेशन होगा, हु कैन पुल देम आउट। आई थिंक एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस परहैप्स बाय बाबर शर्जील, अ सेंचुरी कैन पुल दिस टीम वगैरह। अब तो आई थिंक अब थोड़ी देर हो गई। बट अदिल, दे हैव सच अ बिग नेम इन देयर कैंप। व्हेन वी टॉक अबाउट वसीम अकरम, ये वो लॉट है जो कि वसीम अकरम को आइडियलाइज करती हुई बड़ी हुई है, ये वो लॉट है। और अगर वसीम अकरम भी इनके मोराल को हाई नहीं कर सकते, बिकॉज कल वो जो वीडियो जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की हमने देखी ड्रेसिंग रूम से, वो वीडियो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात शादाब ने की कि मैं इनसे सिर्फ मांगता हूँ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, एंड वंस पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होती है तो आप खुद ही फ़र्क देखते हैं, और वो फ़र्क आपको दिखा। आपको फील्डिंग एकदम से चेंज होती हुई दिखी, इस्लामाबाद यूनाइटेड का हर बंदा ज़बरदस्त फील्डिंग करता हुआ दिखा, फ़हीम अशरफ आपको इधर से उधर उड़ते हुए दिखे, सारी चीज़ें अच्छी होने लगती है जब आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव होती है। बट जब मैं बात करती हूँ कि किस तरह की क्या क्या परफॉर्मेंसेज होती हैं, और मैंने आपसे कहा था मोहम्मद हसनैन की भी हम बात करेंगे जब हमारे गेस्ट आएंगे वो कोयटा ग्लैडिएटर्स से। बट बिफोर दैट जब हम फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की थी, हमें बड़ा शौक है, जल्दी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं हम प्लेयर्स को, जल्दी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं हम बॉलर्स को, स्पेशली फास्ट बॉलर्स। जब से हमने वो देखा जी वसीम अकरम, मोहम्मद आमिर जी, इनको जल्दी से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए और ये सक्सेसफुल एक सक्सेस स्टोरी भी रही, तो हमें लगता है हर प्लेयर ऐसा होगा। नसीम शाह को भी इसी तरह हमने जल्दी इंट्रोड्यूस करवा दिया था, और उस वक्त जो है वो बिल्कुल सेटल नहीं हो पाए थे। जो उनके साथ हुआ बाहर जाके खेलते हुए सेना कंडीशन में जो उनके साथ हुआ वो हमें अच्छी तरह याद है, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा लगता है कि अब नसीम जो है वो उस ग्रूव में आना शुरू हुए हैं। बट नसीम क्या कहते हैं, क्या बात है, उन्होंने की गुफ्तगू हमारे कोरस्पॉन्डेंट से, क्या उनकी डिस्कशन हुई खिजर से, आइए देखते हैं। कोयटा के लिए जो मैच विनिंग बॉलर हैं नसीम शाह, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम, गेम सेट मैच में वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम, जिस तरह से बात हो रही है, ख़ास तौर पे आपकी एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है, हम चाहेंगे कि आपसे ही उस पर बात कर लेते हैं। वो कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने कैप्टन के आगे हाथ जोड़ा कि फील्डर दे दो, ये क्या है? तो सरफराज अहमद से वो कन्वर्सेशन क्या थी? नहीं, देखे क्रिकेट के दौरान जब आप मैच खेलते हो तो बहुत चीज़ें हो जाती है, और मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो कैमरे पे लगता ही ऐसे हैं, और वो ये था कि कीपर जो होता है वो बहुत दूर होता है बॉलर से, तो मैं उस बॉल पे फील लेना चाह रहा था, और सैफी भाई का शायद दूसरा को प्लेन था, तो वो टाइम इतना नहीं था कि हम एक दूसरे के करीब जाके कहें कि मैं क्या चाह रहा हूँ। तो मैंने उनको सिर्फ एक रिक्वेस्ट जैसे करते कि सैफी भाई एक बॉल मुझे यहाँ से करने दो, तो वो करने देते के पास जाके, लेकिन उस टाइम कोई आवाज़ तो नहीं आप सुन सकते, या इतने दूर से आप आवाज़ नहीं मार सकते कि सैफी भाई एक बॉल पे मैं ये फील्डिंग ले लूँ, तो उसको उस तरह का वो इशारा हो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, और इतना चलता रहता है, मतलब ऐसा। और मेरा भी कोई वो नहीं था उनको, लेकिन ये था कि एक फील्डिंग मुझे चाहिए था, तो उनसे मैंने कहा कि एक बॉल पे मैं अगर ये फील्डिंग लो तो कैसी है, बाकी
कप्तान के साथ बड़ी अच्छी हमारी कम्बिनेशन है और पूरी टीम जो है जेल होके खेल रही है और उम्मीद है कि अच्छा खेलेंगे। यानी वो आपने रिक्वेस्ट के तौर पे यानी हाथ जोड़े थे, जो जिस तरह से लोगों ने उसको प्रिटेंड किया है कि हाथ जोड़ दिए नसीम शाह ने, मगर सरफराज ने फील्डर नहीं लिया। नहीं, हाथ जोड़ने का वो ऐसे नहीं होता। देखिए उस मौके पे आप कप्तान के पास भाग के जा तो नहीं सकते। मुझे जो फील्डिंग चाहिए थी कप्तान के प्लेन से, जो हम प्लान करते उस हिसाब से चलते, लेकिन वो सिचुएशन ऐसा बना कि मैंने उनको इशारा किया कि अगर मैं एक बॉल ये फील्डिंग लेके करूं तो कैसा होगा, इस तरह की बात मैं उनसे करना चाह रहा था। तो अब लोग तो मैं क्या कहूँ कि क्या समझते हैं उनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो यही था कि मैं कप्तान को जो जो कप्तान की प्लानिंग थी उसके साथ डिस्कस करके तो हमने ये प्लान करना था कि अगर एक बॉल पे हम ये फील्डर यहाँ पे ले तो कैसे होगा। जिस तरह आप सरफराज के अंडर में खेल रहे हैं, इनके गुस्से को लेकर फॉर्मर प्लेयर, मौजूदा प्लेयर सब बात कर रहे हैं, क्या वाकई गुस्सा करते हैं और वो गुस्सा कब तक होता है सरफराज का, कैसे रिलेशन है? क्योंकि ये बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आप प्लेयर हैं, ड्रेसिंग रूम में, ग्राउंड में, तो थोड़ा सा आप शेयर करें देखने वालों से। देखें अब इस पे मैं क्या बात करूं, लेकिन मैं एज अ फास्ट बॉलर मुझे अपनी बॉलिंग पे फोकस करनी होती है और मैं अपनी बॉलिंग पे फोकस करता हूं। बाकी कप्तान का काम ये होता है कि कप्तान को जाहिर है जब आपको बाउंड्री लग जाती है या कुछ होता है तो कप्तान को जाहिर है होता है कि यार थोड़ी सी प्लेन चेंज करे या ये वो इस तरह की चीज़ें, लेकिन मैं अपनी बॉलिंग पे फोकस करता हूँ। और ये है कि कप्तान है, कप्तान जाहिर है कप्तान अलग सोच रहा होता है, बॉलर की अलग भी एक प्लेन होती है, तो दोनों कम्बिनेशन अच्छी है मेरे ख्याल से, इतना वो नहीं। और ऑफ द फील्ड तो सफ़ी भाई बिल्कुल नॉर्मल गपशप करते हैं, लेकिन मैच के दौरान ऐसी चीज़ें हो जाती है मेरे ख्याल से, इतना वो नहीं है। बिल्कुल नसीम, थोड़ा सा आपके करियर पे बात कर लेते हैं। एक बात और कही जाती थी कि आप जो है वो लॉन्गर फॉर्मेट के बॉलर हैं, टेस्ट के बॉलर हैं, मगर आपने जिस तरह अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है शॉर्टर फॉर्मेट में भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जारी है, क्या कहेंगे? मैं ये बात करता हूँ कि बनाने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, कि आप जिस तरह मेहनत करते हो, जैसे आप गुमान करते हो, जैसा आपका बिलीव होता है तो आप वही बनते हो। तो मेरे ख्याल से हम जितने भी इंसान हैं हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं कि हम दूसरों के बारे में बात कर सकते हैं, बाकी वो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो बंदा क्या कर रहा है, वो कितनी मेहनत कर रहा है और वो क्या बनना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि किसी के कहने से ऐसे नहीं हो सकता कि अगर किसी ने कह दिया कि आप टेस्ट के बॉलर हो या वनडे के बॉलर हो, या बॉलिंग होती है आपको मेहनत करनी होती है। और ज़िंदा मिसाल है, मैं तो एक चीज़ से बहुत मोटिवेट होता हूँ रिजवान भाई से इस मामले में कि 2-3 साल पहले मैं भी अगर मैच देखता था तो मैंने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि रज़ी भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं भी जब आप बैटिंग करते थे तो मैंने शायद कुछ ऐसे बोला था, यार छिक्का ही नहीं मार सकता। और अभी आपके सामने कि रिजवान भाई दुनिया के आईसीसी के बेस्ट T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर उनको अवार्ड मिला है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक मेहनत करता रहता है और खुद पे बिलीव होता है और वो सोचता ही है कि मैं कर सकता हूँ और मैं हर किस्म के क्रिकेट में खेल सकता हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंसान के कहने से आप टेस्ट या वनडे या T20 के बॉलर बनते। किसी टीम के लिए इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होती कि विद इन द टीम एक इंस्पिरेशन हो, और जिस तरह नसीम ने जो है वो रिजवान की एग्जांपल दी कि 2-3 साल पहले तक रिजवान को एक जगह वो रखा हुआ था कि नहीं जी T20 कहाँ से खेलेगा रिजवान, मोहम्मद रिजवान T20 का प्लेयर ही नहीं है, एंड नाउ ही इज़ दी ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर। तो इस तरह टर्न अराउंड चीज़ें होती हैं, और यंगस्टर्स के लिए अगर ऐसा कोई आइडल विद इन द टीम हो तो इससे ज़्यादा सीखने के लिए और कुछ भी नहीं मिल सकता। कोयटा ग्लैडिएटर्स से नसीम शाह जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आई होप परफॉर्मेंस और उनकी बेहतर होती जाए, बिकॉज कोयटा ग्लैडिएटर को अभी ज़रूरत है परफॉर्मेंसेज अच्छी करने की। 4 में से सिर्फ 1 मैच जीता है। एंड जब हम कोयटा ग्लैडिएटर की बात कर रहे हैं तो कोयटा ग्लैडिएटर के बॉलिंग कोच हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उमर गुल हमारे साथ मौजूद है। और सिर्फ कोयटा ग्लैडिएटर के बॉलिंग कोच उनकी पहचान नहीं है, गुलडोजर हम बिल्कुल जानते हैं कितने मैचेस पाकिस्तान को उन्होंने जितवाए हैं। सो उमर हमारे साथ मौजूद है। उमर, वेलकम टू गेम सेट मैच। थैंक यू सो मच। थैंक यू उमर, आपसे जो है बड़ी डिटेल में हमने बात करनी है कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से कि क्या चीज़ें तब्दील हुई हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्यों कोयटा ग्लैडिएटर वैसी कोयटा ग्लैडिएटर नहीं दिख रही। क्योंकि जब आप बात करते हैं ना, कराची में एक डिवाइड है
कि आधे लोग जो है वो कराची किंग्स को सपोर्ट करते हैं तो आधे क्वेटा ग्लैडिएटर को, बट क्या हो रहा है जो क्वेटा ग्लैडिएटर उस तरह नहीं परफॉर्म कर पा रही जैसे शुरू के हमने 4 सीजन्स में देखा था। आपसे जरूर ये मैं पूछूंगी। एक जल्दी से ब्रेक पे जाएंगे, क्विक ब्रेक पे जाते हैं और वापस आते हैं और फिर हमारी डिस्कशन होगी उमर गुल से। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी अभी डिस्कशन ही शुरू हुई थी। उमर गुल हमारे साथ मौजूद हैं और उमर गुल से अब आगे आगाज करते हैं। हाल अहवाल हमने पूछ लिया था और अब हाल अहवाल पूछना है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। उमर, क्वेटा ग्लैडिएटर्स को हुआ क्या है? वही कप्तान हैं, वही कोच हैं, वही मेंटोर हैं, मगर उस तरह की कारकर्दगी क्यों नहीं आ रही क्वेटा ग्लैडिएटर्स? से उमर तक सवाल पहुंचा नहीं है हमारा। उमर, आपको आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है मैच देख रहे हैं, कमेंट्री की आवाज आ रही है। उमर, आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? हाँ, मुझे आवाज उमर को नहीं आ रही है और वो बड़ी शिद्दत से कंसंट्रेट करते हुए मैच देख रहे हैं। मैच वैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने से कहता है ना इस वक्त अपनी गिरफ्त में कर लिया है। दे नीड 48 ऑफ 38 और इस वक्त बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं शादाब खान, कॉलिन मुनरो। शादाब खान लाइक उमर से पूछे, उमर आपको आवाज आ रही है? उमर, आप सुन सकते हैं आवाज? आ रही है जबरदस्त जी। तो उमर, मैं ये पूछ रही थी कि क्या हुआ है क्वेटा ग्लैडिएटर्स को? कप्तान भी वही हैं, कोच भी वही हैं, मेंटोर भी वही हैं, बट परफॉर्मेंस वैसी क्यों नहीं आ रही जैसे हमने शुरू के पीएसएल के एडिशंस में देखी? देखिए, मैं स्टार्ट से बात शुरू करूंगा कि जिस टाइम मैं 2 साल खेला भी हूँ क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए और फिर आप 4 सीजन में अगर आप देखें तो हमारे पास काफ़ी लाइक एक्सपीरियंस लड़के थे जो कंटिन्यूसली हम उनको रिटेन भी कर रहे थे, जिसमें केपी था, शेन वॉटसन था, काफ़ी उन्होंने फ्रंट से परफॉर्मेंस की और जिसकी वजह से हम चैंपियन भी बने। तो मेरा ख्याल उनके एक तो केपी और शेन वॉटसन की जाने से काफ़ी फ़र्क पड़ा, प्लस दूसरे अगर आप लास्ट 1-2 साल से अगर आप टीम की परफॉर्मेंसेस देखें तो नो डाउट जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस थी हमारे लाइक पहले 4 सालों में, तो उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं हुई। एक रीज़न ये भी है कि प्लेयर्स हमारे वो प्लेयर्स जो थे, जो सीनियर प्लेयर्स थे, वो चले गए। दूसरी जो लास्ट ईयर मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें हुई है तो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हमारे कुछ प्लेयर जो यहाँ पे कराची में जो पहला फेज़ हुआ था उसमें हमारे पास अवेलेबल थे, लेकिन जब वो यहाँ से पीएसएल कोविड की वजह से बंद हो गया और शिफ्ट हो गया अबू धाबी, तो कुछ प्लेयर हमारे ऐसे थे कि वो पहले आ रहे थे अबू धाबी के सेकंड फेज में, लेकिन फिर सडनली लास्ट टाइम पे उन्होंने बैकअप किया कि नहीं यार हम अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमने कुछ प्लेयर ऐसे लिए कि जो कुछ प्लेयर्स एक प्लेयर 2 मैच के लिए अवेलेबल थे, कुछ 3 मैच के लिए। तो कभी भी इस तरह आप टीम के कम्बिनेशन नहीं बना सकते जब आपके प्लेयर पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल नहीं होते। एटलीस्ट हाफ ऑफ द सीजन के लिए भी अगर अवेलेबल हो तो तब आपकी टीम कम्बिनेशन बन सकती है। इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक मैच में एक प्लेयर खिलाए, दूसरे मैच में फिर दूसरा। तो वो तो लाइक लास्ट सीजन तक की बात है, लेकिन इस साल आई होप इंशाल्लाह जिस तरह की हमारी टीम है और जिस तरह हमारे प्लेयर जो अवेलेबिलिटी है पूरे पीएसएल के लिए है, और हम थोड़े से अगर मैं बात करूं लास्ट मैच की, उससे पहले 2 मैचेस की जो हम हारे, तो मेरे ख्याल से हम थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे क्योंकि हमने छोटी सी मिस्टेक के, और अगर पहले 3 मैचेस की बात करें हमने बड़ी अच्छी क्रिकेट के लिए, लेकिन 2 मैचेस में लक हमारे साथ नहीं थे जिसकी वजह से हम वो मैचेस हार गए। लेकिन ओवरऑल मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ इंशाल्लाह कि ये इस दफ़ा जो हमारी जो टीम बनी है काफ़ी अच्छी टैलेंटेड यंगस्टर भी है, इसमें एक्सपीरियंस लड़के भी है, हमारे जो दूसरे बाकी जो फॉरेनर प्लेयर थे वो भी आगे वो अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच के लिए। तो होपफुल इंशाल्लाह जो मिस्टेक्स हमने जो छोटे छोटे से मिस्टेक हमने लास्ट मैचेस में किए, इंशाल्लाह उससे हम बाहर रहेंगे और जो मिस्टेक हमने किए उससे अपनी गलतियों को की इस्लाह करेंगे। और आई होप इंशाल्लाह कि जो नेक्स्ट मैच होगा इंपॉर्टेंट मैचेस है हमारे लिए, तो इंशाल्लाह हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। Yeah, absolutely, because Quetta Gladiators, Peshawar Zalmi, they will be, अभी तक जो लग रहा है कि they will be competing perhaps for the 4th place और 3rd place, आपस में इनका सिलसिला चल रहा होगा।
उमर, क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए जो एक और आई वुड से वेरी बैड न्यूज़, जो काफ़ी बुरी खबर अभी रिसेंटली हसनैन के हवाले से आई, और ज़ाहिर है आप उनके बॉलिंग कोच भी थे अनटिल रिसेंटली, तो आपसे ये बात करना बनती है। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि हसनैन का, इवन दो नाउ ही इज़ आउट ऑफ द, तो वो टीम होटल से जाके अब वो अपनी रिहेबिलिटेशन में चले गए, बट उनका मोराल कैसा था जब ये रिपोर्ट उनको ब्रेक की गई और बताया गया कि आप आज का मैच नहीं खेल रहे होंगे? व्हाट वाज हसनैन थिंकिंग? उनका ओवरऑल, और जो उनके साथ आप बहैसियत कोच और जो बाकी टीम के खिलाड़ी थे, उनका क्या ओपिनियन था इस चीज़ के हवाले से? सब ने क्या इसको खुले दिल के साथ कबूल किया, या कभी ऐसा होता है ना कि यार ज़्यादती हो गई या क्या हो गया? सो उमर क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम को जिस तरह उसने पहले दूसरे मैच में बॉलिंग की, फिर उसके बाद जिसके साथ मैंने बात की, फिर जिस तरह कमबैक किया उसने, जो तीसरे मैच में जो बॉलिंग की बड़े ज़बरदस्त, वो वापस अपने रिदम में आ गया था। और जो लास्ट मैच में बड़े सडनली हमें बताया गया कि यार हसनैन नहीं खेल सकता, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा वो मैच हम हार भी गए, क्योंकि टॉस से पहले मुझे याद है कि हम बॉलिंग कर रहे थे, स्क्वायर पे हम बॉलिंग कर रहे थे, और टॉस के टाइम पे बताया गया कि हसनैन नहीं खेल सकता। उसका जो टेस्ट लिया गया था उसने फेल किया, तो उस चीज़ की वजह से सडनली हमने कुछ चेंजेस किए, जिसकी वजह से हमारे पास कोई नसीम के साथ कोई ऐसा दूसरा एक्सप्रेस बॉलर नहीं था कि जो 140 बॉल कर रहा था, जिसकी वजह से हमें वो मैच हमें कॉस्टली भी पड़ा और हम वो हार गए। लेकिन आते हैं हसनैन की बॉलिंग पे, बिल्कुल उससे मैंने भी बात की है, बाकी भी हमारे जो सीनियर प्लेयर्स थे उन्होंने भी बात की, लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हमने ये बात की कि यार आपको ये एक्सेप्ट करना होगा सबसे पहले कि हाँ यार, मेरा जो बॉलिंग एक्शन है वो इलीगल है। जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे, आप अपने जो बॉलिंग एक्शन है वो उसको रिमॉडल नहीं कर सकते। तो काफ़ी उसको कॉन्फिडेंस दिया है, और वो लाइक ऑब्वियसली डिसअपॉइंट तो था, उसको दुख हुआ है, लेकिन सेम टाइम पे जब मैंने उससे बात की है, तो काफ़ी उसमें कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, इंशाल्लाह उमर भाई मैं जाऊंगा और इंशाल्लाह मैं अपने जो एक्शन है उस पर काम करूंगा। तो आई होप कि वो अब इसका जो एक्शन है वो उसको जल्दी ठीक कर सके, और इंशाल्लाह ऑब्वियसली क्वेटा ग्लैडिएटर भी उसको मिस कर रहा है और पूरा पाकिस्तान उसको मिस कर रहा होगा, लेकिन बेस्ट विशेस है उसके साथ, अल्लाह करे कि वो अपने जो एक्शन है उसको ठीक कर सके और एक दफा फिर क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए और पाकिस्तान के लिए खेल सके इंशाल्लाह। बट उमर मुझे एक बात नहीं समझ आती, हसनैन नया नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट सर्किट में, हसनैन बहुत अरसे से डोमेस्टिक खेल रहा है, हसनैन ने पिछले साल क्वेटा ग्लैडिएटर्स से खेला, आप उस वक्त भी बॉलिंग कोच थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। क्या कभी आपको एज अ बॉलिंग कोच ये फील नहीं हुआ कि हसनैन चक कर रहा है? मतलब ऑल द वे ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा हसनैन को रिपोर्ट होने के लिए, कि वहाँ जाके जो है रिपोर्ट किया गया कि ये चक कर रहे हैं, कहीं हमारे डोमेस्टिक में किसी ने उसको नहीं पकड़ा कि वो चक कर रहा है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, काफ़ी बात पहले भी हो चुकी है इस चीज़ पे कि यार इसके कुछ बॉल्स पे जो डिलीवरिंग है, स्पेशली वो जो बाउंसर वगैरह करता है, उस पे काफ़ी लोगों को थोड़े से रिजर्वेशन थे, लेकिन आप अपने कोलीग्स को नहीं कह सकते कि यार ये आपका एक्शन इलीगल है, या खुद जो आपकी कंट्री के लिए खेलता है या आपके साथ आपका कोलीग हो, तो आप इसको नहीं कह सकते। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में गया, वहाँ के बैट्समैन ने उस पर ऑब्जेक्शन किया और उसको फिर कॉल किया गया, लेकिन मेरे ख्याल से बाय द सेम टाइम अगर हम एक प्लेयर पे इतना इन्वेस्ट करते हैं, जो आपका एक फ्यूचर होता है उस पर आप इन्वेस्ट करते हो, तो मेरे ख्याल से ये पीसीबी का काम बनता है कि जितने पैसे हमने इन्वेस्ट किए, जो हमारा बायोलैब है वो काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ है, उसकी बिल्डिंग भी रेडी है, आई थिंक सो कि उसके लिए कैमरे वगैरह भी लिए गए, लेकिन अभी तक वो एक्टिव नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारे प्लेयर्स को प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो टाइम पे एक्टिव हो जाता और हमारे जो डोमेस्टिक में जिन प्लेयर्स पे या जो हमारे जो फ्यूचर है जिन पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर टाइम टू टाइम हम उसको चेक कर रहे हैं अपने ही लैब में, तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम नहीं होनी थी। लेकिन स्टिल अभी जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन मैं स्टिल इस चीज़ को फोर्स करूंगा कि जो हमारे अपने पीसीबी की जो बायो लैब है, आई होप वो इसको एक्टिव कर रहे हैं, और जो हमारे जो बाकी जो यंगस्टर है, जो अपकमिंग प्लेयर्स है, जो हमारे फ्यूचर प्लेयर्स है, उनके अगर आप उनको पे डाउट्स है तो उनको पहले से चेक करना चाहिए, अनलेस के बहुत देर हो जाए और फिर बाकी जो लीग्स वगैरह में या इंटरनेशनल क्रिकेट उसको बैन हो जाए। तो मेरे ख्याल से इस पे हमें सोचना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि मैं उमर
अभी भी डोमेस्टिक में कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको बहुत सारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी बॉलिंग में डाउट है। हम उनको डेवलप कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए लगता है अवेलेबल है एक बहुत बड़ा पूल, मगर उस पूल में कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, कुछ बॉलर्स ऐसे हैं जिन पे अभी भी काम करने की ज़रूरत है। तो बिफोर दे आर एक्सपोज टू द वर्ल्ड, उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि पहले ही उनको रोक लिया जाए, पहले ही उनको वो एक्सपोज होने से पहले उनके एक्शन पे काम कर लिया जाए, क्योंकि ऐसा होता हुआ कहीं दिख नहीं रहा। आपको लगता है कि स्पेशली बायोमैकेनिक लैब की आपने बिल्कुल बात की है, बट स्पेशली अब ये एक लर्निंग प्रोसेस था हमारे लिए, एक लर्निंग कर्व था जो हसनैन रिपोर्ट हुए, और अब हमें जो है इससे सीख लेके अपने सारे उन बॉलर्स को टेस्ट करना चाहिए जिनके ऊपर डाउट्स हैं। देखिए, ये तो मेरे ख्याल से अब तो ये हसनैन के साथ हो गया, इससे पहले हमारे बाकी भी प्लेयर्स हैं उनके साथ भी हुआ है, और अभी जिस तरह आपने बात की थी डोमेस्टिक में और भी काफ़ी सारे प्लेयर्स होंगे कि जिनको आपको नेकेड आई से लगता होगा कि यार इसका जो बॉलिंग एक्शन है वो लीगल नहीं लग रहा, लेकिन उसमें बात वही आती है ना कि जिस तरह मैंने अर्ली ऑन कहा कि ये पीसीबी का काम है कि वो अपने जो अपनी उनकी जो बायोमैकेनिक जो लैब है उसको एक्टिव करे, या जिस तरह उन्होंने लम्स के साथ जो अपना कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि वो टाइम टू टाइम अपने जो भी प्लेयर उनको लग रहे हैं या डोमेस्टिक में या इवन इंटरनेशनल जो खेले हुए हैं, तो मेरे ख्याल से उनको वहाँ पे टाइम टू टाइम लेफ्ट यूज़ करना, और लम्स यूनिवर्सिटी वहाँ पे उनके साथ मेरे ख्याल से उनके कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि नेकेड आई से तो आप सिर्फ देख सकते हैं कि यार इसका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं लगता, लेकिन जो सबसे बेस्ट आइडिया होता है आपको बायोमैकेनिक लैब से पता चलता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ डिलीवरीज ऐसी होती है कि लेंथ बॉल पे, लेट्स सपोज अगर मैं फास्ट बॉलर हूँ, मेरे लेंथ बॉल पे वो जो डिग्री होता है लीगल डिग्री वो कुछ अलग होगा, अब बाउंसर पे कुछ डिफरेंट होगा। तो मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पीसीबी ये जो बायो का जो एक्सपीरियंस है, एक्सपेरिमेंट है, ये शुरू कर देने चाहिए, रेगुलरली शुरू करना है। जो भी हमारे प्लेयर्स है जो लगते हैं किसी को कि यार इसका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं लग रहा, तो मेरे ख्याल से स्ट्रेट अवे उस पर काम करना चाहिए, उसकी बॉलिंग एक्शन को चेक करना चाहिए, और जिस तरह आपने कहा कि इससे पहले कि वो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज हो जाए, उस पर खुद से अर्ली स्टेज से जो है उस पर काम करना चाहिए। एब्सोल्युटली, मेरा ये ख्याल है कि एक एसओपी डेवलप करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जैसे ही कोई प्लेयर एक सर्टन लेवल ऑफ क्रिकेट तक पहुंचता है, ग्रेड लेवल या कुछ जहाँ इतनी चीज़ों पर पैसे खर्च हो रहे हैं, ये भी अगर ये काम कर लिया जाए, या कोई भी प्लेयर जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहे हैं, मे बी उसमें एक शिफ्ट डाल दी जाए कि ही हैज़ टू बी क्लियर्ड, उसको बायोमैकेनिकल, एब्सोल्युटली बायोमैकेनिकल लैब क्लियर करे। चले जी, उमर पीएसएल पे आते हैं वापस। अब तो कोयटा ग्लैडिएटर जो है ना, देखें आज तो अभी लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स ये मैच हार रहा है, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि आप और लाहौर और पेशावर ज़ल्मी तीनों 4-4 अभी नहीं बल्कि आप लोग 2 पॉइंट पर हैं। यू विन द मैच एंड देन यू रीच पोजीशन 3। लाहौर कलंदर से अगला मैच होने वाला है। अटैकिंग क्रिकेट खेल रही है लाहौर कलंदर इस बार, और जिस तरह की फॉर्म पे फ़खर हैं, तो कुछ प्लानिंग की जा रही है? फ़खर की कोई कमजोरी पकड़ी है? और फ़खर की कमजोरी से पहले आप ये जवाब दें, उससे पहले यहाँ जो है ना हम वो सस्पेंस रखना चाहते हैं कि क्या प्लानिंग की जा रही है फ़खर के खिलाफ, क्योंकि हम जा रहे हैं ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आते हैं तो जल्दी से इसका फिर आपसे जवाब लेंगे। गेम सेट मैच में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जी डिस्कशन हो रही थी, उमर गुल हमारे साथ मौजूद है, और जाते जाते अदील ने ये पूछा था कि ये फ़खर के खिलाफ कोई स्ट्रैटेजी बनाई हुई है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कि नहीं बनाई है। सो उमर से हम जानना चाहेंगे कि फ़खर को काबू करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी तैयार की गई है? हाँ जी बिल्कुल। पहले अगर आप देखें पीएसएल के बड़े ज़बरदस्त मैचेस हो रहे हैं, किसी टीम को भी आप इजी नहीं ले सकते। सारी टीमें काफ़ी बैलेंस है। अगर आप उनकी बैटिंग में डेप्थ को देखें, हर टीम के पास 8 से 9 तक बैटिंग लाइनअप है। फिर बॉलर्स अगर आप देखें, ज़बरदस्त बॉलिंग है, स्पिन फास्ट दोनों में। बिल्कुल हर टीम के लिए हम पहले से प्लानिंग करते हैं, टीम मीटिंग होती है, बॉलर्स के साथ काम करते हैं, उनको प्लानिंग बता देते हैं। जितने भी उनके जो बैट्समैन होते हैं उनकी वीडियो एनालाइज करते हैं, उनके स्टेट्स वगैरह दिखाता हूँ उनको, जो उनकी बैटिंग मैप है वगैरह उन सब पे काम करते हैं, और सारे उसमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं। खुद भी उनकी जो प्लानिंग होती है वो भी डिस्कस करते हैं। तो
तो बिल्कुल इंशाल्लाह वो प्लान बनाएंगे। उसके लिए भी अभी हमारा परसों मैच पे हम कोच करेंगे। कल पहले से भी हमने कुछ टीम मीटिंग्स की है। कल फर्दर जो हमारी जो मैच से पहले जो टीम ऑफिशियली जो मीटिंग होगी तो उस पर हम मज़ीद उसको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा उमर, जब मैं कराची किंग्स की बात करती हूँ, एक वाहिद मैच जो आप लोग अभी तक जीते हैं वो कराची किंग्स के अगेंस्ट जीते हैं। जब मैं स्क्वाड्स की बात करती हूँ, आपने कहा सारी टीम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब मैं कराची किंग्स को देखती हूँ, क्या आपको लगता है कि कराची किंग्स का भी स्क्वाड बहुत स्ट्रॉन्ग है या देव मिस्ड सम ट्रिक? आई थिंक देखिए उनके इनिशियली अगर आप टीम देखते हैं ना, स्पेशली थोड़ी सी कंसर्न थे उनकी बैटिंग पे, जिसकी वजह से वो अभी तक बैटिंग में भी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। बाबर आजम और शर्जील ऐसे हैं उनके कि वो सिर्फ रन कर रहे हैं, बाकी उनके मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो पूरे थ्रू आउट 20 ओवर्स खेले। तो मेरे ख्याल से ये कंसर्न पहले से ही था। और बॉलिंग उनकी अच्छी थी, लेकिन आमिर के और इलियास की इंजर्ड होने से बिल्कुल उनको बॉलिंग में भी अब प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनके पास जो बेंच पे जो बैठे हुए या जो बाकी जो प्लेयर कर रहे हैं वो इतने एक्सपीरियंस लड़के नहीं है कि आमिर जितना एक्सपीरियंस था, या इवन अभी जॉर्डन आ जाएगा, थोड़ी बहुत उनके बॉलिंग तो बेहतर हो जाएगी, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल से थोड़ी से उनके अब बैटिंग लास्ट ईयर की बजाय इस साल थोड़ी से वीक लग रही है। और उनका जो लास्ट ईयर का जो परफॉर्मर था जो क्लॉक, आई थिंक वो भी इंजर्ड हो गया है। अब उसका भी कंफर्म नहीं है कि बाकी टूर्नामेंट के मैचेस खेल रहे कि नहीं। लेकिन बिल्कुल कराची की टीम को थोड़ी सी कंसर्न है, स्पेशली उनकी बैटिंग को। जॉर्डन अनफॉर्चुनेटली क्रिस जॉर्डन विड्रॉ कर गए हैं, ही इज नॉट कमिंग। बुरी पे बुरी खबरें ही हैं, बुरी खबरें बेचारों के लिए आ जा रही हैं। इनका तो कॉम्बिनेशन का बड़ा मसला चल रहा है। वैसे बाय द वे उमर ने जो बात की अभी, अच्छा अभी इसका मुझे नहीं पता था, लेकिन ऑब्वियसली ये उनको एक और भी प्रॉब्लम बिल्कुल उनके लिए बड़े प्रॉब्लम ये भी हो गया। ऑलरेडी वो स्ट्रगल कर रहे, तो मेरे ख्याल से ये उनकी टीम के लिए तो अच्छा नहीं है कि वो क्रिस जॉर्डन ने भी वो भी नहीं आ रहे, तो मेरे ख्याल से उनकी बॉलिंग तो वो और ज़्यादा वीक हो जाएगी। बिल्कुल। और जॉर्डन बड़ी अच्छी फॉर्म में इंग्लैंड की टीम का, बल्कि अब तो रेगुलर 11 का वो हिस्सा बन गए थे। बाय द वे कोयटा का नेक्स्ट मैच जो होना है लाहौर के साथ, दैट्स गोइंग टू बी द लास्ट मैच ऑफ PSL टू बी प्लेड इन कराची दिस ईयर। मंडे की शाम को ये होना है। सो कराची वालों जितने ले सकते हो टिकट ले लो, अब मौका नहीं मिलना उसके बाद। ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये हो गई बात। सवेरा डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? बिल्कुल। एक और सवाल, क्योंकि जब पिछला मैच खेला गया और पिछले मैच में जो सबसे ज़्यादा कार्नेज आप लोगों के खिलाफ कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ किया, वो एक उस लड़के ने किया जो कोयटा ग्लैडिएटर्स से ही बड़ा हुआ, कोयटा ग्लैडिएटर्स में ही खेलता रहा, आजम खान। उस वक्त ऐसी सोच कोई उमर गुल के पास आई कि यार ये कहाँ हमने इसको भेज दिया दूसरी टीम में? अब देखिए ये तो अब जिस तरह मैंने अलीगढ़ के सारे प्लेयर जो भी PSL में खेले सारे अच्छे प्लेयर होते हैं। समटाइम आप देखते हैं कि टीम का कम्बिनेशन हमारे क्या बन रही है। समटाइम प्लेयर्स की अपनी उस पर उसकी अपनी भी चॉइस होती है कि मैं मज़ीद इस टीम से कंटिन्यू कर रहा हूँ या मैं किसी और टीम में जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे बेस्ट जो चांस मिल सकता है। मेरे ख्याल से आजम ने भी जो रिक्वेस्ट की थी, जितना मैंने सुना है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स को रिक्वेस्ट की थी कि यार अगर मैं यहाँ से आप मुझे रिलीज़ करते हैं, क्योंकि वो तो डेफिनेटली उनको रिटेन करना चाहते थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेलना चाहता हूँ, जो कि इस्लामाबाद के पास विकेट कीपर बैट्समैन नहीं था। तो वो मेरे ख्याल से कोयटा ने उनको रिलीज़ किया और उसकी जगह उस कैटेगरी में हमने किसी और प्लेयर को लिया। आई थिंक इफ्तिखार के साथ हमने चेंज किया। दोनों अच्छे प्लेयर्स हैं, इफ्तिखार भी अच्छा ही प्लेयर है, लेकिन ऑब्वियसली बिल्कुल अच्छा लगता है कि आपका एक प्लेयर, एक टीममेट आपके साथ जब वो होता है, परफॉर्म करता है, जब आपके अगेंस्ट भी होता है, तो बीइंग अ प्रोफेशनल हर बंदा कोशिश कर रहा है कि वो अपनी बेस्ट से बेस्ट दे सके अपने टीम के लिए। बिल्कुल। और प्रोफेशनली मेरे ख्याल से इस एक्सपोजर की ज़रूरत थी आज़म को एज अ यंग प्लेयर, और बिल्कुल मेरे ख्याल से वो एक सही डिसीजन आज़म के हक में भी हुआ। बट उमर थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई होप कि कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो अच्छा करे, क्योंकि हमेशा से मैंने जिस तरह शुरुआत में भी कहा था कि ज़्यादा टिल्ट रहता है कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस में, बिकॉज कराची तो हमें लग रहा है 4 में से 1 भी नहीं जीत पाई है अब तक। एटलीस्ट कोयटा ने 1 मैच जीता है, तो थोड़ी सी हमें उम्मीद है कि कोयटा टर्न अराउंड कर सकेगी और कुछ बेहतर कर सकेगी। एटलीस्ट कहीं कुछ हमें दिखे कि कोयटा जो है फिर से हमें उसी फॉर्म में दिखे, उसी अच्छे प्रॉपर पैच में देखे जहां वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। बट थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ऑल योर टाइम।
वैसे हम बात कर रहे थे अभी आजम के हवाले से, इस वक्त मैच बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन में आ गया और आजम खान और आसिफ अली बैटिंग कर रहे हैं। दे नीड 29 ऑफ 18 डिलीवरीज। पिक्चर परफेक्ट सिचुएशन फॉर दीज टू प्लेयर्स। ये खतरनाक प्लेयर्स हैं, छक्के चौके लगाने वाले प्लेयर्स हैं। हुज़ैफा भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, जरा चेक करते हैं। जी हुज़ैफा। आदिल बिल्कुल जैसा आपने बोला कि एक इंटरेस्टिंग मैच और इंटरेस्टिंग मौसम भी है कराची वालों के लिए, क्योंकि परफेक्ट वेदर है। दिन में अमूमी तौर पे लोग नहीं आते। आज बहुत बड़ी तादाद में पहले मैच में लोग आए, डबल हेडर आखिरी है, इस वजह से भी तो एक अच्छा मैच लोगों को देखने को मिल रहा है। साथ साथ एक खुशखबरी ये भी है कि जो 6 इंग्लिश प्लेयर्स आए थे उनका भी क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो गया। तो फिल सॉल्ट आज खेल रहे हैं लाहौर की तरफ से। उम्मीद ये की जा रही है कि साकिब महमूद भी पेशावर की तरफ से खेलेंगे। आज एक अहम मुकाबला इस वजह से भी है क्योंकि कराची का आपको पता है डाइवर्स कल्चर है। पश्तून आबादी बहुत बड़ी तादाद में कराची में रहती है और वो बहुत बड़ी तादाद में अपनी टीम को यानी पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर आए हैं। और उन्होंने ये वादा भी किया है कि अगर आज पेशावर ज़ल्मी बैक टू बैक दूसरा मैच जीत जाती है तो वो स्पेशल जो है वो जमा होकर नेशनल स्टेडियम के बाहर अतरदाज भी करेंगे। तो ये कल्चर है ये पाकिस्तान का और ये PSL के साथ अब रिलेट हो रहा है। तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनता जा रहा है। तो बड़ी बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए और एक्साइटिंग है कि आज का जो मैच है मुल्तान और पेशावर का वो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा लोगों को। थैंक्स अ लॉट हुज़ैफा। और अब मैं कहूँगी सुन ले वो लोग जिनको हमेशा एतराज़ रहता है कि क्यों कराची के लोग नहीं आ रहे, क्यों स्टेडियम खाली हैं, क्यों स्टेडियम्स भर नहीं पा रहे हैं। तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि NCOC ने क्या रूल अप्लाई किया हुआ है और जितना स्टेडियम इस वक्त भर रहा है वो शायद नेशनल स्टेडियम कराची आके देखें तो उनको अच्छी तरह अंदाजा होगा। बट एक मुकाबला जो कि अभी ज़बरदस्त चल रहा है अदील, और दूसरा एक और ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है PSL 7 में। तो जस्ट वन मोर मैच टुडे एंड देन 2 more मैचेस फॉर नेक्स्ट 2 days और फिर PSL का सफ़र कराची से जो है वो लाहौर चला जाएगा। सो कराची वालों अगर अभी तक मौका नहीं लगा स्टेडियम जाने का तो ढूंढे, टिकट्स मिलते हैं तो ख़रीदें और जाएं स्टेडियम एंड एंजॉय करें ABL PSL 7। और यहाँ हमारा वक्त ख़त्म हुआ है गेम सेट मैच का। सो आप लोगों ने रखना अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।